नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी बनने के बाद आज वाराणसी पहुंचेंगे और बड़ा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर होंगे, जहां उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। खास बात यह है कि पीएम मोदी अपनी कार के रूफटॉप से बाहर आकर लोगों का अभिवादन भी करेंगे। भाजपा ने पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी के सड़क मार्ग रूट पर स्वागत के लिए 16 पॉइंट्स भी बनाए हैं। वहीं पूर्वांचल का जातीय समीकरण अगर देखा जाए, अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, तो 20% से ज्यादा यहाँ दलित वोटर्स हैं, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या 15% से ज्यादा है। निषाद वोटर 4%, राजभर वोटर 4%, 2% सोनकर वोटर, कुर्मी वोटर 5%, कुम्हार 3% और मौर्य वोटर 4% हैं और इन सभी को पीएम मोदी साधने की तैयारियों में हैं। बीजेपी का मिशन 80 जो है वो पूरी तरह से हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता इस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे पीएम मोदी क्यों ना हो, चाहे किसी जिले का कोई छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, हर कोई बीजेपी के 80 सीटों पर जीतने के लिए तमाम तैयारियां कर रहा है। पूर्वांचल से आज पीएम चुनावी शंखनाद करेंगे, पूर्वांचल से चुनाव का आगाज करेंगे और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जिले में तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रह चुके हैं। 22 जनवरी को पहली बार जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे, तभी से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम कयास लगने लगे थे। ऐसे में आज काशी में उस सीट के लिए, जिस सीट से पीएम मोदी 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार जहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उस सीट के लिए पीएम मोदी हुंकार भरने वाले हैं। और प्रत्याशी बनने के बाद ये पीएम का पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी की जनता बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी के चाहने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं। और वहीं जब पीएम मोदी के वाराणसी जाने की बात होती है तो अपने सांसद को देखने के लिए वाराणसी की जनता और भी ज्यादा बेताब हो जाती है। वाराणसी में तमाम जगह पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। पूरी सड़कें चमक रही हैं, हर ओर सिर्फ खूबसूरती नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। उनका कहना है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलों को अफवाह और घोर फर्जी खबर भी करार दिया। मायावती का कहना है कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी काफी ज्यादा बेचैन है, इसलिए आए दिन तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बसपा के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। बीएसपी अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारियां कर चुकी है। आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही मायावती किसी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो। बीच में तो ऐसी खबरें भी आई थी कि इंडी गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कभी भी मायावती की ओर से किया जा सकता है। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि बसपा इस लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी अखाड़े में होगी। वहीं पर बसपा सुप्रीमो का यह भी कहना है कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि बसपा किसी गठबंधन में शामिल होगी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है, क्या लगता है, क्या जो जनाधार बसपा के पास पहले था वो अभी भी बचा रह गया है? अकेले चुनाव लड़ना बसपा के लिए कितना ज्यादा लाभदायी होगा? जी बिल्कुल, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक्स पे पोस्ट करके एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है और 2024 के पहले किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। अब तक बसपा ने अपने किसी भी उम्मीदवार की सूची नहीं जारी की है और कांग्रेस ने भी नहीं जारी की है। समाजवादी पार्टी ने 3 सूची जारी की, लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने भी सूची जारी करना रोक दिया है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि जो विपक्षी खेमा है वो अब एक साथ आ सकता है। बसपा को शामिल होने की बात कही जा रही थी इंडिया गठबंधन में, लेकिन आज इसी बीच जो मायावती हैं उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके इसको साफ कर दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और विपक्ष की किसी भी पार्टी के साथ वो नहीं जाएगी। अभिनव, क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो का ये ऐलान जो किया गया है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो क्या उनके प्रत्याशी सच में दूसरे खेमे के प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएंगे? कुछ भी जनाधार बचा है बसपा के पास?
जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के पिछली बार 10 सांसद जीत के आए थे 2019 लोकसभा चुनाव में, लेकिन तब बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा था। इस बार बसपा जो है वो यूपी में पहले से कम सक्रिय है और कह जी। सकते हैं कि काफी पहले की अपेक्षा कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार कितनी सीटें जीत सकती है और कितना वो इस बार क्षेत्र में सक्रिय है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। आगरा में कोठी मीना बाजार में जिला सूचना विभाग ने जन कल्याणकारी योजनाओं की 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई है। वहीं इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दीप जलाकर और फीता काट कर किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री की योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, गंगा जल की योजना 72,000 करोड़ से यूपी के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में इन कामों का असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के द्वारा आज कोठी मीना बाजार के इस प्रांगण में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आगरा वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदर्शनी को देखने आएं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 7 साल में किए गए कार्यों का, राज्य सरकार की अलग योजना और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने किस प्रकार से अचीव किया है। उदाहरण के तौर से प्रधानमंत्री शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में क्या अचीवमेंट किया। फर्रुखाबाद से बसपा नेता के बेटे का लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करते हुए मोहल्ले में दहशत फैलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में रहने वाले किराएदार के घर में घुसकर मारपीट करने और दरवाजे के सामने शराब पीकर अभद्र भाषा करने का आरोप भी लगा है। वहीं विरोध करने पर दबंगों ने हमला करते हुए जान से मारने की धमकी भी पीड़ित को दी, जिसकी तहरीर पीड़ित ने थाने में दी है और कार्रवाई की मांग की है। थाने में तहरीर देने के बाद ये आए और इन्होंने हवाई फायर भी किए। कुछ लाइसेंसी असलाह थे 2-3 उनके पास। उन्होंने हमारे गेट के सामने जो फायरिंग की और कह रहे थे कि जान से मार देंगे। तो इस तरीके की हमें धमकियाँ मिल रही हैं सर, और थाने में रिपोर्ट देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जैसे तैसे उसकी मेरी मैसेज ने उस फायरिंग की वीडियो बनाई है। प्रयागराज में करछना थाना क्षेत्र के भीरपुर पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार में आ रहे रोडवेज बस ने स्कूली सवार बोलेरो कार में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बोलेरो कार का ड्राइवर, शिक्षिका और स्कूली बच्चों सहित करीब आधा दर्जन लेकर जा रहा था, जहां पर ये सभी घायल हुए हैं। वहीं घटना से अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वो वहाँ पे ब्रेकर है, वो वहाँ पे थोड़ा ब्रेकर टाइप है, वो वहाँ पे गाड़ी उचकी है और उसके बाद वो दाएं कट गई है। भाई सामने से गाड़ी आ गई और उसके टक्कर लगी पर। ये बोलेरो में जितने लोग हैं सुरक्षित हैं या घायल हैं? सबको चोट आई है, सबको अच्छी चोट आई। क्या कोई एक्सपायर भी है? अभी तो हॉस्पिटल में पता चलेगा आपको। आप कहाँ से? प्रयागराज से मिर्जापुर जा रहा है। बस ये जो यहाँ ब्रेकर पर उछड़ी है उसी समय वो स्टीयरिंग इधर कट गई है और ये बोलेरो आता था, बोलेरो में टच कर गई। तो बोलेरो तो एकदम किनारे थी, बस ही उधर घूम गया। हाँ, यही पर उछड़ी। सहारनपुर के एक चौकी इंचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बहलोलपुर चौकी इंचार्ज थाना तीतरो की ड्यूटी बरसी मेले पर लगे हुए थे। वहीं जब सीओ गंगोह ने ड्यूटियों को चेक किया तो यहां पर वो मौजूद नहीं थे। जब चौकी पर जाकर चेक किया गया तो बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज शराब के नशे में धुत पाए गए। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। चौकी इंचार्ज थाना तीतरो की जो ड्यूटी है वो मेला जो है बरसी मेला वहां पर लगी हुई थी। जब क्षेत्राधिकारी गंगो और थाना प्रभारी तीतरो द्वारा ड्यूटियों को चेक किया गया तो ये वहां पर उपस्थित नहीं मिले। जब इनको चौकी पर जाकर चेक किया गया तो ये शराब का नशा का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके पश्चात क्षेत्राधिकारी गंगो और थाना प्रभारी
तीतरो द्वारा इनको मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया, जिससे वह वहां से भागने का प्रयास करने लगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके आधार पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी प्रभारी बहलोलपुर को निलंबित किया गया है। आगरा में पिनाहट चंबल घाट के प्लाटून पुल के स्लीपर्स हटा दिए गए हैं। आपको बता दें, प्लाटून पुल के स्लीपर हटने की वजह से पुल पर घंटे तक भीषण जाम देखने को मिला। वहीं पुल पर और पुल के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई थीं, जिसे जोड़ने के लिए कर्मचारी जुटे रहे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची 2 मार्च को जारी की थी। इस सूची में भाजपा ने आगरा लोकसभा क्षेत्र से केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर से आगरा लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। एसपी सिंह बघेल वैसे तो जनप्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते रहे हैं और उनकी अपने क्षेत्र में खासी पकड़ भी बताई जाती है, लेकिन इस बार एसपी सिंह बघेल के प्रत्याशी घोषित होते ही क्षेत्र में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आगरा लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में एसपी सिंह बघेल के मुखालिफत पोस्टर्स देखने को मिले हैं, जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। महोबा में लंबे समय से अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेली समाज ने रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं उन्होंने 36वीं बार बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर भेजा है। साथ ही बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा के 76वें जन्मोत्सव को बुंदेलखंड दिवस के रूप में यहां पर मनाया गया। साल 1989 में शंकर लाल मेहरोत्रा ने अलग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की नींव रखी थी। तभी से बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन चलता रहा है। फिर खून से खत लिखे गए, क्या कारण? देखिए, कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग अपने आंदोलन को अपने खून से सींच रहे हैं, प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन जो शंकर लाल मेहरोत्रा जी ने 1989 में प्रारंभ किया था, उनके अचानक 2001 में निधन के बाद उसमें थोड़ी जो धीमा हो गया था, उसको गति देने के लिए हम लोग अपने खून से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और शंकर लाल मेहरोत्रा के जन्मदिन को 9 मार्च को आज हम लोग बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। हम चाहते हैं कि जिस दिन बुंदेलखंड बने तो वो तिथि आज की ही हो, 9 मार्च की हो, और उसमें जो है बुंदेलखंड हमारा बुंदेलखंड दिवस के तौर पर उनका जन्मदिन हमेशा मनाया जाए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।